हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है द हिंदू के नए सेशन के साथ। आज आ गए हैं हम 2 दिन हमारी क्लास ब्रेक रही, बट डोंट वरी अबाउट इट। जो भी टॉपिक्स हमारे छूटे हैं, मिस हुए हैं, उसको मैं आने वाले क्लासेस में कवर कर दिया करूँगी। कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। और आज जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह है उसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स को देखते हैं, उसके बाद आज की पूरी चर्चा को इन डिटेल शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारी हाईलाइट क्या है। आज की हाईलाइट में सबसे टॉप ने जो न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी अपनी दुविधा जाहिर की है। बोला क्या है, सेंटेंसिंग पॉलिसी शुड नेवर बी जज सेंट्रिक सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सेंटेंसिंग है, यानी कि जो अभी सज़ा देने का जो भी प्रावधान होता है, लीगल चीज़ें होती हैं, उनको देख करके फॉलो करके क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को सज़ा दी जाती है। लेकिन क्या है, उसमें कुछ चैलेंजेस निकल के आते हैं। उसके बारे में एडिटोरियल जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है, तो उसको हम देखेंगे क्या चैलेंजेस हैं। ऐसे साथ के साथ में इसमें बात की गई है कि अभी तक कुछ ऐसा बहुत बेसिक एक कहना चाहिए कि क्लियर रूल नहीं है सेंटेंसिंग को लेकर के, किसी को सज़ा देने को लेकर के। इस वजह से क्या होता है कि कई बारी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो भी मान लीजिए जज कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, किसी का माइंडसेट अलग है, तो जो सज़ा सुनाने का जो एक तरीके से कहना चाहिए जो भी क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है जुडिशरी में। इस वजह से इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो हम इसको देखेंगे। और ये जो टॉपिक है वो जीएस पेपर 2 में अगर बात की जाए कि जुडिशरी की, हमारी न्यायपालिका की क्या ऐसी समस्याएं हैं, क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, तो वहाँ पर आप इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, रेमल मेक्स लैंड फॉल ऑन लैक इवैक्यूएटेड इन बंगाल। तो अभी जो बंगाल और बांग्लादेश के अंदर क्या आया हुआ है, रेमल नाम का साइक्लोन आया हुआ है। इसकी वजह से बहुत भारी तबाही हो रही है। तो हम जो है उसके बारे में देखेंगे, किसने इसको नाम दिया है इसके बारे में देखेंगे, साइक्लोन कैसे आता है ये भी देखेंगे। और ये बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो उसके बारे में भी देखेंगे कि टेम्परेट साइक्लोन में और ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। और यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं कि सबसे पहले तो किसने इसको नाम दिया इसके बारे में बनता है, उसके बाद में साइक्लोन के बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स के बारे में पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। ये जो टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 में आप एनवायरनमेंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं और जीएस पेपर 1 में आप ज्योग्राफी से भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक क्या है, अगला जो न्यूज़ है वो बात कर रहा है इंडिया के ट्रेड के बारे में। तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी वाला सेक्टर, यहाँ पे बात की गई है कि अगर हम 10 में से 9 ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ इंडिया का ट्रेड रिलेशन देखें, तो वहाँ पर इंडिया कहाँ पर रिलाई करता है, 10 में से 9 के साथ इंडिया जो है वो घाटे में चल रहा है ट्रेड के मामले में। यानी कि अगर हम टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करें जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिया उन 9 कंट्रीज़ में ट्रेड डेफिसिट चल रहा है इंडिया के साथ में। इसके बारे में बात की गई है। तो क्या ऐसी समस्याएं हैं इसके बारे में देखेंगे, और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जिसके साथ में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, इसके बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, नियरली अ मिलियन सीक शेल्टर अ साइक्लोन स्ट्राइक इन बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश और जो हमारा बंगाल है, दोनों में ये आया हुआ था साइक्लोन। म्यांमार के भी कुछ हिस्सों में इसने क्या किया, हिट किया है, तो उससे रिलेटेड है। दोनों को मर्ज करके हम क्या करेंगे, साइक्लोन को बहुत अच्छे से एक तरीके से टॉपिक को क्लियर कर लेंगे आज, सो दैट वहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो हमारा वो स्किप ना हो, हमसे छूटे नहीं। ठीक, अगली न्यूज़ क्या है, एटलीस्ट 134 इंक्लूडिंग 1 MSF वर्कर किल्ड इन क्लैशेज अक्रॉस सूडान्स एल फैशर। तो यहाँ पर ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। सूडान में लगभग 1 साल से क्या चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, और उसकी वजह से अभी क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी न्यूज़, जैसे कि पिछली बारी अगर आपने एग्ज़ाम देखा था तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो पिछली बार यूपीएससी में क्या क्वेश्चन बना था, यूक्रेन की बॉर्डर कंट्रीज़ और उसके जो भी ज्योग्राफिकल स्टेटस से रिलेटेड, मैप से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई थी, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, सूडान में भी बहुत ज़्यादा 1 साल से ऊपर से ही क्या चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है। तो आज हम मैप के थ्रू सूडान को थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ क्या हैं इसके बारे में, या फिर बाउंड्री के बारे में क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक, अगली न्यूज़ क्या है, मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री हैड नथिंग टू डू विथ कपाड़ियाज विन रिजूल। यहाँ पर एक जो है हमारे इंडिया की जो है पायल कपाड़िया, इनको अभी क्या मिला हुआ है, जो कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा था वहाँ पर इनको ये अवार्ड मिला है। तो बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में वनडे एग्ज़ाम वगैरह में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखेंगे इंडिया के किसी व्यक्ति को मिला है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ इंडिया और भूटान के रिलेशन से रिलेटेड है। तो ये भी जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक से आप लिंक कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात क्या की जा रही है,
भूटान पीएम एक्सटोल्स स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। तो इंडिया की हेल्प से क्या किया जा रहा है, भूटान में एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे अटल जो स्मार्ट सिटी योजना चलाई जा रही है, उसी तरीके से क्या है, भूटान में भी इंडिया की हेल्प से ये सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। तो भूटान के जो किंग है वहाँ पर तो किंग वाला सिस्टम चलता है, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया है। इसके बारे में देखेंगे, साथ के साथ इंडिया और भूटान के क्या रिलेशन है उसके बारे में देखेंगे। अभी इस साल जो इंटरिम बजट आया था उसमें भी भूटान को क्या किया गया है, कुछ दिया गया है, जो ग्रांट है वो दिया गया है, एड दिया गया है, यानी कि अनुदान वगैरह दिया गया है। तो इसके बारे में देखेंगे। भूटान बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, और जो डोकलाम वाला हिस्सा है या फिर मैकमोहन लाइन वाला हिस्सा है, वहाँ पर क्या है, चाइना वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है भूटान को और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को, और यहाँ पर बीच में एक सैंडविच की तरह भूटान आता है। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये, क्योंकि भूटान हमारी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है एज़ कम्पेयर टू चाइना। बाकी सारी कंट्रीज़ को देख लीजिए, अगर आप बांग्लादेश, श्रीलंका, उस पर हम उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, बट अगर हम भूटान की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक तरीके से यूज़फुल हमारे लिए कंट्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो इसके बारे में हम देखेंगे पूरा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे द्वारा यहाँ पर अभी रिसेंट में चलाए जा रहे हैं और क्या वे फॉरवर्ड है भूटान और इंडिया के रिलेशन को लेकर के, इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात क्या की जा रही है, सेंटेंसिंग पॉलिसी शुड नेवर बी जज सेंट्रिक। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो भी सज़ा देने का प्रावधान है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, आईपीसी है और सीआरपीसी है, बहुत सारे हमारे पास साक्ष्य अधिनियम वगैरह भी है। अभी हम इसमें चेंज भी कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, और बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि जब बात की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जहाँ पर सज़ा देने का जो भी प्रोसेस है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाए जाते हैं। और सवाल क्यों उठाए जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई सारे अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग जजों की बेंच होती है, हर इंसान का माइंडसेट अलग होता है। वो जज हैं तो क्या हुआ है, तो वो भी इंसान ही, कोई किसी और बैकग्राउंड से आया होता है, कोई जज ऐसा है जो कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया है, बहुत पुअर बैकग्राउंड से आया है, उसके सोचने का तरीका बहुत अलग है किसी को केस को लेकर के। कोई जज ऐसा है जो कि बहुत ही अमीर अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से आया हुआ है, उसका सोचने का तरीका एक अलग है, वहाँ पर कर्टेसी वाली चीज़ नहीं आती, फिर वहाँ पर प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ मुद्दे होते हैं जहाँ पर फीमेल जजेस होती हैं, तो महिलाओं का सोचने का तरीका एक अलग होता है, भावनात्मक रूप से आप देख लीजिए, चाहे प्रैक्टिकली भी आप देखिए, तो महिलाओं का सोचने का तरीका अलग है, पुरुषों के सोचने का तरीका अलग है। तो इस तरीके से बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कई बार होता है कि हमारे सवाल उठाए जाते हैं, जो भी हम सज़ा देते हैं या फिर जो भी हमारी जजमेंट होती है, ऑर्डर होता है, लेकिन हम भी क्या है, एक तरीके से रूल के थ्रू बंधे हुए हैं। साथ के साथ में सज़ा देने का कोई क्लियर कट प्रावधान नहीं है कि इस जो मामला है, ये जो मान लीजिए किसी ने मर्डर किया तो उसमें यही सज़ा दी जाएगी, क्योंकि हर केस क्या होता है, एक तरीके से अलग होता है, हर इंसान का जो तरीका होता है वो अलग होता है, किसी का उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी का बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उन सब को देख करके, कैलकुलेट करके जो अप्रोप्रिएट वहाँ पर उस समय सज़ा देने का लगता है जजेस को, तो वो उस तरीके से चीज़ों को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक कंसर्न जाहिर किया गया है खुद वहाँ के जजों के द्वारा, और बोला गया है कि ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अभी भी एक क्लियर पॉलिसी नहीं है, जो कि लेजिस्लेशन को भी बनाना चाहिए। तो हमारे पास एक बहुत क्लियर पॉलिसी नहीं है, इस वजह से हमको भी दिक्कत आती है। और ये जो सेंटेंसिंग है, जो सज़ा है, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है कई सारे मामलों में। अभी आप अगर रीसेंट मामला ही ले लीजिए, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, तो केजरीवाल को वहाँ पर दे दी गई छूट कि वो इलेक्शन की कैंपेनिंग करे, लेकिन वहीं पर जो झारखंड के सीएम थे, एक्स सीएम जो थे, उनको फॉर्मर जो सीएम थे, उनको क्या किया गया, नहीं दिया गया। वो बात अलग है कि उनके खिलाफ में जो सोरेन जी हैं, उनके खिलाफ में पूरे साक्ष्य मौजूद थे कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। केजरीवाल के लिए अभी कोई प्रूफ निकल के नहीं आया है, इस वजह से उनको थोड़ी रियायत दी गई है। तो इस तरीके से बोला गया है कि सबसे मेन ज़रूरत क्या है कि लेजिस्लेशन जो है वो बहुत अच्छी एक सॉलिड पॉलिसी बनाएं, जिसके थ्रू क्या हो सके, जो जुडिशरी है वो बिल्कुल क्लियर कट, उनको एक तरीके से फ्रेमवर्क मिले, उस पर वो काम करके क्या करें, सज़ा दें। सो दैट क्या होगा कि ये वेरिएशन नहीं आएगा, कोई भी जज बैठेगा वहाँ पर तो उसको एक प्रॉपर रूल को
फॉलो करके, एक लेजिस्लेशन के थ्रू बनाई गई पॉलिसीज़ को फॉलो करके जब वो सज़ा देगा तो वहाँ पर सज़ा के मामले में कोई भी भेदभाव या वेरिएशन का कोई भी सवाल नहीं उठेगा। इसको लेकर के ये पूरा मुद्दा है। इसको आप लिंक कहाँ पर कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 में जब आप बात करते हैं जुडिशरी की, तो जुडिशरी में बहुत सारी जो है समस्याएं आती हैं, ठीक है, न्यायिक सक्रियता की बात होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पृथक्करण के सिद्धांत की बात होती हैं। तो वहाँ पर एक तरीके से देख सकते हैं कि ये जुडिशरी का एक नई तरीके की समस्या है और इसमें भी लेजिस्लेशन का ही क्या तरीका है, इन्वॉल्वमेंट है। मतलब कि दोनों को क्या करना है, तालमेल बिठा करके यहाँ पर चलना है। तो एक सेपरेशन ऑफ पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आ जाता है कि पृथक्करण का सिद्धांत तो है कि कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन जहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है वहाँ पर दोनों ही लेजिस्लेचर और जो जुडिशरी है दोनों की दोनों क्या करें, कोलैबोरेट करके चले। इसको भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक फैक्ट है जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में साइक्लोन वाला टॉपिक आता है और आप जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। बात क्या की जा रही है, रेमल के बारे में। रेमल नाम याद रखिएगा, पीसीएस एग्ज़ाम में तो इस तरीके के क्या पूछे जाते हैं, साइक्लोन के नाम पूछ लिए जाते हैं। अभी हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे कि इसकी नेमिंग किसने की है और पूरा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, साइक्लोन को नाम देता है, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल रेमल के बारे में अगर देखा जाए तो इसने संडे को हिट किया, कहाँ पर, इंडिया में बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया था वहाँ पर इसने हिट किया, बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। और किस कैटेगरी में रखा गया था इसको, तो सीवियर कैटेगरी में रखा गया था। जो चक्रवात जितना ज़्यादा क्या होता है, ख़तरनाक होता है, उसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है उस हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो यहाँ पर सीवियर कैटेगरी में रखा गया है। ऑलमोस्ट 110 to 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हुआ, ये साइक्लोन ने हिट किया। और सीवियर कैटेगरी कहने का मतलब है कि ये उससे ऊपर ही जाएगा, घटेगा नहीं, उससे ऊपर ही जाएगा। मतलब स्पीड के हिसाब से क्या होता है, उसको कैटेगराइज किया जाता है कि कौन सीवियर है, कौन थोड़ा सा कम खतरनाक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर साइक्लोन के बारे में न्यूज़ दी गई है। अब हमने देख लिया रेमल कहाँ पर आया, वेस्ट बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर हम क्या किस्सा चक्रवात के बारे में देखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें ये जो है, आगे हमने एक डिस्कशन किया था जिसमें बांग्लादेश के लिए भी बात की गई थी कि बांग्लादेश में भी ये हिट किया और वहाँ पर भी सारा मुद्दा निकल के आया कि बहुत ही इंटेंसिटी के साथ में ये साइक्लोन आया बांग्लादेश में। लाखों की संख्या में लोगों को क्या किया गया, इवैक्यूएट किया गया, मतलब एक जगह से हटा करके दूसरे जगह पहुंचाया गया, ठीक है। तो ये जो है सेकंड लार्जेस्ट सिटी चित्तागोंग जो है वहाँ पर ये हिट किया है। पोर्ट वाला एरिया है और जहाँ पर पोर्ट वाला एरिया होता है वहाँ पर मछुआरे वगैरह उनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं उन सारी चीज़ों पर, तो उनको भी वहाँ से इवैक्यूएट किया गया, ठीक है। कई लोगों की जान भी गई है इसमें। तो फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, जो चक्रवात है उसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं। पहले तो रिवाइज़ करेंगे कि कौन ऐसा पैनल है, कौन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, इसका नाम देता है। और फिलहाल रेमल के बारे में देखेंगे कि उसको किसने नाम दिया है, क्योंकि आपके यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा कि किसने इसका नाम दिया है, इसके नाम का मीनिंग क्या है, कितना टेम्परेचर ज़रूरी होता है, किस तरीके का ये साइक्लोन है, टेम्परेट है या फिर एक तरीके से ट्रॉपिकल है, और फिर उनमें क्या डिफरेंस है इसके बारे में। तो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे यहाँ पर आपके प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए रिवाइज कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहली बात की जा रही है चक्रवात रेमल की। रेमल जो है इसका नाम किसने दिया है, तो ये एक तरीके का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है। इसका नाम दिया है ओमान ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि रेमल का नाम किसने दिया है, ओमान। पीसीएस वगैरह में वनडे एग्जाम्स में तो ये क्वेश्चन बहुत ही बनता है कि हाल ही में आए चक्रवात जो कि बंगाल की खाड़ी में आया, उसको किस कंट्री ने, किस देश ने नाम दिया है, ठीक है। तो ओमान ने नाम दिया है। अभी हम देखेंगे कि आगे किस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि ओमान ही नाम देगा या बांग्लादेश या इंडिया ही नाम देगा, उसको भी देखेंगे, ठीक। तो ओमान जो है वो रेमल चक्रवात का नाम उसने दिया है। और इसका मतलब क्या होता है, ओमान में अरबी में रेमल का मतलब होता है रेत। तो 2-3 चीज़ें, कोई भी साइक्लोन आता है तो आपको रेडी करनी होती हैं, स्पेशली पीसीएस वगैरह के वनडे एग्जाम के लिहाज से। पहली बात तो कि किसने नाम दिया है, तो ओमान ने नाम दिया है। और दूसरी चीज़, इनका नाम का मीनिंग क्या है, तो इनके नाम का मीनिंग है रेत। अरबी भाषा में रेमल का मतलब क्या होता है, रेत होता है, ठीक है। ये रही हमारी करंट न्यूज़ के हिसाब से। अब देखते हैं, थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से साइक्लोन आता है और कौन है जिसको नाम देता है। तो सबसे पहले एक
MC हमारे यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, हिंदी में कहते हैं इसको क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र। और ये क्या करता है, जो बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी वाला जो रीजनल एरिया होता है, जो वहाँ पर आसपास की जो वहाँ की कंट्रीज़ होती हैं, उनके लिए क्या करता है, कोई भी साइक्लोन आता है तो उसको नाम देने का काम करता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे अभी फ़िलहाल में जो WM है तो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और साथ के साथ में एस्केप, ये दोनों पैनल मिल करके, इसको एस्केप भी बोला जाता है, ये पैनल क्या करता है, हमारे यहाँ पे साइक्लोन को नाम देने का काम करता है। और इसमें पूछा जाए कि कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो 13 देश जो हैं, 13 कंट्रीज़ जो हैं इसके मेंबर्स हैं। और ये 13 कंट्रीज़ क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज में अपना जो है, जैसे ABCD अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, तो उस अल्फ़ाबेट के हिसाब से एक साल कोई और देश नाम देगा, अगले साल कोई और देश नाम देगा, इस तरीके से, ठीक है। तो O के बाद अब P आएगा, अगर P नाम से कोई कंट्री होगी तो नेक्स्ट जो साइक्लोन का नाम दिया जाएगा वो उस कंट्री को मौका दिया जाएगा कि वो क्या करे, नेमिंग करे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कौन करता है इस तरीके से चक्रवात का नामकरण, तो WMO, जिसको एस्केप भी बोला जाता है, ये एक पैनल है और इसमें लगभग 13 सदस्य देश हैं, ठीक है। कौन कौन है इसमें, भारत है, ईरान है, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन, ठीक है, साथ के साथ बांग्लादेश। तो कंट्रीज़ के नाम एटलीस्ट याद रखिएगा, कई बारी पूछ लिया जाता है कि जैसे आपको दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स में 4-5 नाम दिए जाएंगे और फिर उसमें से बताया जाएगा कि WMO में इनमें से कौन सदस्य है या फिर सदस्य नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम एक बार मैं फिर से कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कौन है। पहला तो बांग्लादेश, दूसरा है आपका भारत, इंडिया, उसके बाद ईरान, देन मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन, ठीक है। देखिए अगर आप सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो सबसे पहले बांग्लादेश का नाम आया, यानी कि B फॉर बांग्लादेश, उसके बाद इंडिया आएगा आपका I से, देन ईरान आएगा, उसके बाद M, मालदीव और म्यांमार आ रहे हैं, फिर M के बाद में NO। तो इस तरीके से सीक्वेंस और अल्फ़ाबेट वाइज नाम चलता है, ठीक है। 13 कंट्रीज़ में से जिनका अल्फ़ाबेट वाइज नाम आगे आना चाहिए वो आते हैं। अभी जो है ओमान ने नामकरण किया है, आगे चल के जो भी अगर इस तरीके की साइक्लोन आएगी तो अब जो है O के बाद P की बारी है और वो कौन होगा, पाकिस्तान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद करना आसान होता है। अगर मान लीजिए आपको 1 साल का याद है, इस बार का आपको रेमल याद है कि ओमान ने नाम दिया है, नेक्स्ट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि O के बाद P आता है, 13 मेंबर कंट्रीज़ में कौन है, पाकिस्तान भी है। तो अब नेक्स्ट जो अगर कोई साइक्लोन आया होगा उसका नामकरण किसने किया होगा, पाकिस्तान ने, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। उसके बाद में अगर हम WMO के बारे में बात करें और यहाँ पर उष्ण चक्रवात पर ये जो पैनल है उसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना हुई है एस्केप के रूप में 1972 में। ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल एक तरीके से बॉडी है जहाँ पर डिफरेंट जो 13 कंट्रीज़ हैं वहाँ के गवर्नमेंट जो है, वहाँ पर जो ऑफिसर्स है वो इसमें बैठते हैं। तो 1972 में WMO की क्या हुई है, स्थापना हुई है और उसके अंतर्गत एस्केप यानी कि आर्थिक और सामाजिक आयोग, एस्केप का फुल फॉर्म है, ये इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। और इसमें मेंबर कंट्रीज़ कौन होती हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित होने वाले जो देश हैं वो क्या होते हैं, इसके मेंबर कंट्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि ये 0 डिग्री आपका मेडिटेरेनियन भूमध्य रेखा होती है, उसके बाद में ये ट्रॉपिकल आपका 23.5 आता है। तो ये जो 23.5 में जो आपका ये पूरा एरिया है वहाँ पर ट्रॉपिकल, फिर उसके बाद आप जाएंगे तो सब ट्रॉपिकल जो 66.5 जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ग्लोब में आपको ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो भी उष्णकटिबंधीय वाले एरिया हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो साइक्लोन आता है वहाँ के मेंबर कंट्रीज़ आपको WMO में मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पैनल होता है वो क्या करता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम जारी करता है। अगर मान लीजिए पहले तो नेमिंग करने का काम है, नामकरण करने का काम है, उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम जारी करता है, उसमें बताता है कि आने वाला तूफ़ान, उसकी स्पीड, उसकी इंटेंसिटी कितनी रहने वाली है, उसका प्रभाव कितना रहने वाला है, सो दैट क्या हो सके कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी रहती है तो उनको वहाँ से क्या कर लिया जाए, इवैक्यूएट कर लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अभी अगर रिसेंटली पूछा जाए तो ओमान ने मेज़बानी कब की थी इसकी, तो ये 2018 में ओमान ने इसकी मेज़बानी की थी और इस बार फिर से ओमान को ही मौका मिला है साइक्लोन का नामकरण करने का, ठीक।
तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि क्या हो, इसका हिंदी में क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, तो ये कौन से एरिया में आता है, अगर आप देखिए ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर के आप ऊपर जाएंगे तो 10 to 30 जो डिग्री है वहाँ पर आपको क्या दिखेगा, पूरा ये ट्रॉपिकल साइक्लोन दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर 10, 20 मान लीजिए, यहाँ पर 30, तो इस तरीके से आपको 10 से लेकर के 30 नॉर्थ एंड साउथ दोनों साइड में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 10 से लेकर के 30 डिग्री तक में आपको क्या देगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये एरिया ही उष्णकटिबंधीय एरिया बोला जाता है, भूमध्य सागर के आसपास से लेकर के, भूमध्य सागर से लेकर के 30 डिग्री तक का। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कितना टेम्परेचर जरूरी होता है इसके लिए, तो समुद्र का जो टेम्परेचर है वो लगभग 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तब जाकर के ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, स्पीड की बात की जाए अगर, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है बहुत ज़्यादा अगर भयावह है तो वो 100 to 250 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो सकती है। और अभी जो है हमारा रेमल जो आया है वो उसकी स्पीड क्या है, अभी हमने बात की 110 to 120 है और मैक्सिमम 135। ठीक है, तो ये सीवियर कैटेगरी में इसीलिए रखा गया है रेमल को, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रेटर जो होता है साइक्लोन या फिर बहुत भयानक जो साइक्लोन है वो 10 to 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वहाँ पर हवाएं चलती होती हैं। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल के बारे में है। आपको 2-3 चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि गर्म पानी चाहिए, रिलेटिवली वार्म चाहिए। दूसरी बात ये 10 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ एरिया में आता है। तीसरी बात ये कि 26 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बात कर लीजिए टेम्परेट साइक्लोन की यानी कि शीतोष्ण जो चक्रवात होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले शीतोष्ण वाला एरिया कहाँ पर आपको दिखाई देगा, जो 23.5 के आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो 66.5 के बीच में आपको क्या है, शीतोष्ण वाला, शीतोष्ण कटिबंधीय आपको गोलार्ध में वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपकी शीतोष्ण, नाम में ही क्या है, शीत है यानी कि ठंडा, तो वहाँ पर जो हवाएं होंगी या जो भी पानी होगा वो क्या होगा, कोल्ड एयर चलेगी वहाँ पे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कौन से एरिया में आता है, तो 35 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। जिस तरीके से अभी हमने वहाँ पर 10 to 30 देखा, यह यहाँ पर कहाँ जाएगा, ये 30 से लेकर के 35 से लेकर के आपका 65 डिग्री नॉर्थ में भी और 65 डिग्री साउथ में भी आपको क्या देखेंगी, जो है ट्रॉपिकल जो टेम्परेट साइक्लोन है यानी कि शीतोष्ण चक्रवात है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, इसकी रेंज थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। ये थोड़ा कम सीवियर होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन से, लगभग 30 से लेकर के 150 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ तो क्या है, इसकी स्पीड 150 जाएगी, बट यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन में 250 किलोमीटर पर आवर तक भी क्या होती है, चली जाती है जो वेलोसिटी होती है साइक्लोन की। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं वापस अपने पुरानी न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ क्या थी, अगली न्यूज़ थी इकोनॉमी से रिलेटेड। यहाँ पर इसको आप जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के टॉपिक से क्या करेंगे, लिंक करेंगे। अगर बात पूछा जाए कि इंडिया में अभी ट्रेड की क्या स्थिति है, तो वहाँ पर चीज़ें निकल के आएंगी। आंकड़ों के थ्रू बताया गया है, ऑफिशियल डाटा है जिसमें बताया गया है कि इंडिया रिकॉर्ड्स ट्रेड डेफिसिट विद 9 ऑफ द टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स इन 2023-2024। तो यहाँ पर बात की गई है 2023-24 के अगर आंकड़े देखें तो 10 कंट्री अगर हम ट्रेडर्स हैं, ट्रेड करते हैं, हमारे जो पार्टनर हैं, अगर 10 कंट्रीज़ के साथ में हम क्या कर रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं, तो वहाँ से 9 कंट्रीज़ के साथ हम क्या चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं, यानी कि ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं। मैंने बताया हुआ है कि डेफिसिट मतलब क्या, घाटा मतलब क्या, ये तो बेसिक है। अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट कम है और आपको देना ज़्यादा पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा घाटा, यानी कि आप लॉस में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर बात होती है कि ट्रेड डेफिसिट कब होता है, जब हमारा आयात बहुत ज़्यादा हो जाए और उसके कंपैरिजन में हमारा निर्यात जो है वो बहुत कम रहे। निर्यात अगर ज़्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर हैं वो सारी चीज़ें बनाएंगे और विदेशों में बिकेगा, तो उससे क्या होगी, अच्छी खासी इनकम होगी। लेकिन अगर हमें मान लीजिए घाटा कब होगा कि हम आयात तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं विदेशों से, लेकिन उसके कंपैरिजन में निर्यात बहुत कम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है, यानी कि व्यापार घाटा होता है। और इसी को लेकर के भी डाटा आया है जिसमें बात की गई है कि अगर हम चाइना, रसिया, सिंगापुर और कोरिया टॉप 4 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है कि चाइना के साथ लगभग 85,000 मिलियन डॉलर का हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। मतलब चाइना से हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है, सेकंड नंबर पे रशिया, उसके बाद इराक। तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले चीन का नाम आएगा,
चीन के साथ हमारा घाटा सबसे ज़्यादा है ट्रेड डेफिसिट, उसके बाद में रशिया, देन आपका थर्ड नंबर पे आएगा इराक और फोर्थ नंबर पे आएगा आपका सऊदी अरब। तो ये टॉप 4 एटलीस्ट याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में और भी कंट्रीज़ हैं टॉप 10 में, कौन कौन सी, आपका इंडोनेशिया हो गया, साउथ कोरिया, यूएई, हांगकांग, सिंगापुर और यूएसए। यूएसए ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके साथ हम यहाँ पर टॉप 10 में क्या चल रहे हैं, ट्रेड सरप्लस में चल रहे हैं। मतलब कि यूएसए को हम निर्यात ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट कम करते हैं। तो यूएसए के साथ हमारा जो व्यापार है वो बहुत फ़ायदेमंद चल रहा है। वहाँ पर हम लगभग 36 क्या है मिलियन डॉलर के व्यापार फ़ायदे में हैं, हम ट्रेड सरप्लस में हैं। सरप्लस कहने का मतलब है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं यूएसए को। बाकी अगर आप टॉप 9 को देख लीजिए तो वहाँ पर हमारा स्थिति क्या है, हम व्यापार घाटे में चल रहे हैं। तो यूएसए को भी याद रखिएगा, एकमात्र अभी टॉप 10 में ऐसी कंट्री है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस चल रहा है। इसीलिए अगर बात की जाती है कि हमें चाइना को क्या करना है, ब्लॉक करना है, तो यूएसए की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और अभी जो चाबहार को लेकर के सारी चीज़ें चल रही हैं कि यूएसए के ना सोचते हुए हमें क्या करना चाहिए, चाबहार पे बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहिए। तो एक पॉइंट आप बैलेंस के लिए यहाँ से भी लिख सकते हैं कि अगर आप यूएसए को देखें तो यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस हमारा ज़्यादा है, मतलब कि इकोनॉमी के लिहाज से यूएसए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बाइकआउट नहीं कर सकते। इस तरीके से नहीं होगा कि बिल्कुल हम यूएसए की सुने ही नहीं, जहाँ से भी हमारा फ़ायदा हो रहा है एटलीस्ट उसको साथ में लेकर के चलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डाटा याद रखिएगा, टॉप 4 एटलीस्ट याद रखिएगा, चाइना, रशिया, इराक और सऊदी, ठीक है। एकमात्र यूएस ऐसा है, अमेरिका ऐसा है जिसके साथ में हमारा क्या चल रहा है, ट्रेड सरप्लस चल रहा है। बाकी 9 के साथ हम व्यापार घाटे में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा इकोनॉमी से रिलेटेड डाटा। यहाँ पर हमने बांग्लादेश के बारे में सारी चीज़ें अभी चक्रवात से रिलेटेड डिस्कस की। अब चलते हैं हम किसके बारे में देख लेते हैं, हम देख लेते हैं आपके जो यहाँ पर आई हुई है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये न्यूज़ है। यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, सूडान के बारे में। तो सूडान में बोला गया है एटलीस्ट 134 इंक्लूडिंग 1 MSF वर्कर किल्ड इन क्लैशेज अक्रॉस सूडान्स एल फसर। तो सूडान में जो है गृह युद्ध चल रहा है, वहाँ की जो मिलिट्री है और वहाँ पर जो अभी जो प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए हैं उनके बीच में, वो भी वहीं से निकल के आए हुए हैं, लेकिन अभी कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर में क्या हो रहा है, एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो वहाँ पर जो पैरामिलिट्री है और जो आर्मी है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। गृह युद्ध के बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर लगभग जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कौन सा ऐसा जो देश है जहाँ पर गृह युद्ध जैसी कंडीशन है। तो केवल सूडान ही नहीं है, 1-2 और भी कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में, जहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जहाँ पर इस तरीके के गृह युद्ध चल रहे हैं। फिलहाल हम न्यूज़ जो है वो सूडान को लेकर के आई है, तो हम जो है मैप के थ्रू सूडान को देखेंगे। सूडान में क्या चल रहा है, अभी जो वहाँ का मिलिट्री ग्रुप है जिसके चीफ कौन है, अब्देल फतेह अल बुरहान, और पैरा मिलिट्री जो ग्रुप है उनके बीच में इस तरीके का क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर आगजनी वगैरह की केसेस हो रहे हैं। लगभग जो 15,000 से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो क्या हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मरे हैं, वहाँ से 15,000 से ज़्यादा लोग परेशान हैं, इसको लेकर के इवैक्यूएट हुए हैं। तो याद रखिएगा, आपसे वनडे एग्जाम्स में सूडान के बारे में पूछा जा सकता है। अब हमारे लिए यूपीएससी के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी कोई भी ऐसी कंट्री है जहाँ पर इन ह्यूमैनिटेरियन इस तरीके के काम हो रहे हैं या फिर लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो मैप के थ्रू वहाँ पर से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सूडान की अगर आप लोकेलिटी देखें तो आता कहाँ पर है, सूडान आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है, वहाँ पर आता है। और सूडान के आसपास कौन है, तो सूडान के आपको राइट साइड में यानी कि ईस्ट साइड में आपको इरिट्रिया दिखाई देगा, नीचे आपको इथियोपिया दिखाई दे रहा है। और अगर आप साउथ की तरफ चले जाएं तो साउथ में कौन है, सूडान के साउथ में साउथ सूडान है। 2011 में आई थिंक क्या हुआ था, सूडान को अलग कर दिया गया था, पार्टीशन करके, एक बना सूडान और दूसरा बना साउथ सूडान, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए, एक फैक्चुअल डाटा ये भी है कि कब पार्टीशन किया गया था सूडान का, तो 2011 में आई थिंक, आप मैंने बता रही हूँ, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर साउथ सूडान जो है वो 2011 में क्या हुआ था, एक नई कंट्री बन करके निकल के आया था, ठीक है। आपके जो सूडान है उसके आपको लेफ्ट साइड में यानी कि वेस्ट साइड में चार्ट मिलेगा और फिर ऊपर आपको इजिप्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैप जब पढ़ते हैं तो हमको ये देखना होता है कि किन के साथ में, किस देशों के साथ में सीमा लग रही है, ठीक है। साथ के साथ दूसरी चीज़ ये देखनी होती है कि जो कंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं वो लैंडलॉक कंट्री है या फिर उसका कोई समंदर के साथ में कोई सीमा साझा करता है या नहीं करता है। लैंडलॉक कंट्री कहने का क्या मतलब होता है, लैंडलॉक कंट्री ऐसी कंट्री होती है
जो सभी तरफ से क्या होती है, किसी ज़मीन से, लैंड बाउंड्री से घिरी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इरिट्रिया आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड में चार्ड है, ऊपर लीबिया, इजिप्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो सूडान बेसिकली क्या है, एक तरीके से, लेकिन लैंडलॉक पूरी तरीके से नहीं है, एक साइड से वो रेड सी से लग रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूडान क्या लैंडलॉक कंट्री है, तो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेड सी के साथ वो सीमा साझा कर रहा है। और जब मैंने एक बारी बताया था कि अभी इंडिया के साथ में ट्रेड जो है उस कम क्यों हो रहा है, व्यापार घाटे में क्यों जा रहा है, क्योंकि रेड सी के थ्रू बहुत सारा इंडिया का व्यापार होता है टुवर्ड्स क्या, यूरोपियन कंट्रीज़। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर रशिया में सामान भेजते हैं तो ये रेड सी वाला एरिया ही यूज़ करते हैं। रेड सी से होते हुए हम मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर को लिंक करते हैं और फिर हमारा व्यापार यूरोप के साथ में होता है। लेकिन मैंने उस समय भी बताया था कि यहाँ पर आसपास की जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गृह युद्ध चलता है, साथ के साथ यहाँ पे समुद्री डकैती वगैरह के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो व्यापार है, हमारा ही नहीं पूरे विश्व का व्यापार यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है नेगेटिव तरीके से, क्योंकि रास्ते ज़्यादातर ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे शिप जो है कार्गो वगैरह वो जा नहीं पाता। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूडान लैंडलॉक कंट्री है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर रेड सी के साथ वो आपको सीमा साझा करते हुए दिखाई देगा। कहाँ पर, नॉर्थ साइड में, बिल्कुल आपको राइट साइड में। ठीक, बाकी यहाँ नीचे आपको इरिट्रिया, इथोपिया, साउथ सूडान और इधर लेफ्ट साइड में चार्ट दिखेगा। तो कभी भी कोई भी कंट्री इस तरीके से आप पढ़ें, मैप के थ्रू ज़रूर पढ़ा करिए, बार बार देखेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं अगली न्यूज़ जो है, ये भी वनडे एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पायल कपाड़िया जी हैं, इनको अभी अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है। किसको, पायल कपाड़िया को। तो आपके वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन महिला है या फिर कौन है जिनको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है, तो याद रखिएगा पायल कपाड़िया नाम है इनका। इनकी मूवी कौन सी है, इनकी मूवी है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो मूवी का नाम भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इनके लिए इनको क्या मिला है, 2024 का आपको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा किसको मिला है, पायल कपाड़िया। इनकी जो फिल्म है उसका नाम क्या है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये इनकी फिल्म का नाम है। कौन सा अवार्ड मिला है, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है। कहाँ पर, कांस फिल्म फेस्टिवल में। तो इसको ध्यान रखिएगा, पायल कपाड़िया। अब चलते हैं, अगला जो है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, जीएस पेपर 2। यहाँ पर बात की जा रही है भारत और भूटान के संबंधों के बारे में। अभी जो भूटान के किंग हैं उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से एक्सटोल किया है, यानी कि प्रशंसा की है। किसके लिए, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इंडिया लगा रहा है, कहाँ पर, भूटान में। ठीक है, तो उसको लेकर के है, भारत और भूटान के संबंधों के बारे में बात की गई है। इसमें बात की गई है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जो गेलेफू है भूटान का, वहाँ पर हम एयरपोर्ट भी बना रहे हैं, उसमें इंडिया बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इससे रिलेटेड ये पूरी एक न्यूज़ आई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर लेंगे एक रिवीजन। यहाँ पर एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है कि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ है किन कंट्रीज़ के बीच में, तो इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, इन 4 कंट्रीज़ के बीच में आपको याद रखना है कौन कौन सी है, नेपाल, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश, इनके बीच में एक तरीके से अभी मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो भी न्यूज़ आई है उससे, वो तो ठीक है, वहाँ पर बात क्या की जा रही है कि भूटान के जो राजा हैं उन्होंने हमारी प्रशंसा की है वगैरह वगैरह। हम देख लेते हैं कि भूटान का हमारे लिए क्या रिलेवेंस है और अभी कौन सी रिसेंट में परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं। अगर आपने प्रीवियस उठा करके देखा होगा क्वेश्चन, तो मांग देछू के बारे में एक बार ही क्वेश्चन बना था, जो कि जो भूटान के अंदर ही इंडिया के द्वारा लगाया गया प्रोजेक्ट है। तो मांग देछू परियोजना के बारे में आप जा करके सर्च करिएगा, आपको मिलेगा, वो प्रीवियस ईयर यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले रिसेंट, इस साल भी हमने क्या किया है, भूटान को बहुत सारी ग्रांट यानी कि अनुदान वगैरह दी है, बहुत सारे पैसे आवंटित किए हैं। अभी हमारा इंटरिम बजट आया है, जुलाई में जो है हमारा फुल बजट आ जाएगा अगले साल का, क्योंकि 4 जून को आपके जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे कि कौन सी पार्टी जीत करके आ रही है, गवर्नमेंट बनेगी। तो फिर से जो फुल अब जो टेन्योर रहेगा उसके लिए बजट आएगा। फिलहाल इंटरिम बजट आया था हमारा, और उसमें भी भूटान के लिए हमने क्या किया है, काफ़ी बड़ी राशि दी है, 24,000 करोड़ रुपए के हमने क्या किए हैं, एक तरीके से राशि जो है आवंटित की है भूटान को। अभी बात हमने कहाँ पर की, गेलेफू के बारे में की, जिसको लेकर के भूटान के जो किंग हैं उन्होंने एक तरीके से थैंक यू किया है। तो गेलेफू में हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, साथ के साथ में और भी परियोजनाएं हैं जो कि भारत की सहायता से गेलेफू में चल रही हैं। तो कहाँ पर 2023 में ही हमने क्या किया है, भूटान में जो है गेलेफू में एक गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी
के रूप में GMC की स्थापना की है। तो इसमें हेल्प किसने की है? GMC यानी कि गैलेफो माइंडफुलनेस सिटी। इसकी स्थापना भी इंडिया ने की है। कब की है? दिसंबर 2023 में। ठीक है, कहाँ पर? तो भूटान में। यहाँ पर 1000 जो किलोमीटर स्क्वायर है ना, 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये पूरा प्रोजेक्ट लग के जा रहा है। ठीक है, तो गैलेफो माइंडफुलनेस सिटी के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, और इसी को लेकर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की अभी क्या है, भूटान ने सराहना की है कि इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। साथ के साथ में अगर हम बात करें इंडिया और भूटान के रिलेशन के बारे में, तो हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बुद्धिस्ट प्रीस्ट हैं जो कि कहाँ पर, भूटान में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर जाते हैं वो। साथ के साथ में इंडिया में भी बहुत सारे बुद्ध से रिलेटेड है, हमारे यहाँ बहुत पवित्र स्थल हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ में ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिटी ही डेवलप कर रहे हैं हम, वहाँ पर एयरपोर्ट वगैरह भी बन रहा है। साथ के साथ में जो शिक्षा है, IT एजुकेशन, आतिथ्य सत्कार, मतलब कि एक तरह हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ के मामले में भी हम बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वहाँ पर भूटान में अपनी परियोजनाएं लगा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और ये पूरा जो चीज़ है वो किसके तहत कर रहे हैं, तो इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत हम क्या कर रहे हैं, अपने आसपास की एटलीस्ट और ईस्ट साइड की जो भी हमारी कंट्रीज़ हैं, साथ के साथ नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में हम अपने संबंधों को एक तरीके से अच्छा करने की, एक बेहतर कनेक्टिविटी बिठाने की काम कर रहे हैं। ठीक है, और भूटान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में एक सैंडविच की तरह भूटान है। भूटान के रिलेवेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अभी 2017-18 से डोकलाम को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, वो भी भूटान के साथ भी उसकी सीमा लगती है और इंडिया के साथ भी। ठीक है, और उसको चाइना कैप्चर करने के लिए क्या है, एक तरीके से आतुर हुआ है। साथ के साथ में अगर आप अरुणाचल प्रदेश की साइड में चले जाए, मैकमोहन वाली लाइन, तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं भूटान बीच में आ जाता है। ठीक है, तो भूटान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ अगर आप रिलेशन की बात करें तो सबसे अच्छा एक मित्र जो है हमारा है वो कौन है, भूटान है। भूटान के साथ एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पर अभी तक उसने चाइना का कोई भी हेल्प नहीं लिया, चाइना की तरफ नहीं झुका है। अदरवाइज़ आप जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ देखेंगे सबका झुकाव कहीं ना कहीं चाइना की तरफ है। ठीक, तो अभी हम भारत और भूटान के और भी परियोजनाओं के बारे में बात कर ले तो 699 किलोमीटर की लंबी जो एक सीमा है भारत और भूटान के बीच में है। ठीक है, और एक तरीके से शांतिपूर्ण सीमा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अशांति कौन फैलाता है, चीनी सेना। 2017 में डोकलाम का गतिरोध हुआ था, तब से भारत और भूटान के बीच में एक तरीके से क्या हो गया है, सीमा की सुरक्षा के लिए बहुत सारे टाई अप्स होने लग गए हैं। ठीक, साथ के साथ में जल विद्युत परियोजनाओं की अगर बात करें तो भारत ने क्या किया है, भूटान में कुछ जल विद्युत परियोजनाएं भी लगाई हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और व्यापार की बातें, तो व्यापार में तो हम अभी मैंने बताया कि कुछ 22 से 24 हज़ार करोड़ का हमने क्या किया है, अभी निवेश किया ही किया है। साथ के साथ में एयरपोर्ट वगैरह के थ्रू कनेक्टिविटी बना रहे हैं हम, जो गैलेफो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं लगाई हैं उनके इकोनॉमिक कंडीशन को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। साथ के साथ में अगर भूटान के साथ में ट्रेड की बात करें तो भारत का 80% जो ट्रेड है वो भूटान के साथ है, यानी कि भूटान अपने यहाँ जो भी आयात निर्यात करता है उसका 80% वो कहाँ से करता है, इंडिया से करता है। तो इंडिया के लिए भूटान के रिलेवेंस बहुत ही ज़्यादा है। ये भी आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है कि भारत और भूटान के बीच व्यापार संबंध लगभग 80% के अराउंड है, तो बिल्कुल सही बात है। ये 80% जो भूटान है वो अपनी चीज़ों को क्या करता है, यहाँ से खरीदने का काम करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास थोड़ी छोटी रही है क्योंकि बहुत लेट से हमने आज डिस्कशन शुरू किया है, बट कल जो है आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको भी मैं डिस्कस करूंगी, कल की न्यूज़ तो डिस्कस करूंगी। तो कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा, इसकी आप गारंटी रखिए। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक्स के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर।